Hello everyone, welcome back to our channel Acadesia. Myself आयुष सिंह और मैं आपकी जियोग्राफी की क्लासेस ले रहा था। तो मैंने पहला लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया है। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाओ देख लो, तभी आगे कंटिन्यू करना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले वाले लेक्चर में हमने कवर करा था कि क्लाइमेट वर्सेस वेदर और कौन कौन से और दूसरी चीज़ ये हमने ये देखा था कि मानसून टाइप क्लाइमेट होता है इंडिया का, ज़रा सा बस नज़र डाला था एक। और उसके बाद हमने देखा था कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स। अब जरा बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, उन्हीं में जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स थे ना, उन्हीं में से कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमने देखा था लैटिट्यूड। तो अपना इंडिया जो है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन से ये रीजन, हम मतलब इधर हम ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अगर ये एरिया ले लो, ये हमारा ट्रॉपिकल में जाता है, ये सब ट्रॉपिकल और फिर टेम्परेट में चला जाता है। तो मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल जोन जो है, इसमें क्या है कि ट्रॉपिकल जोन जो है वो क्लोज टू इक्वेटर है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी मिलता है, तो इधर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली इस एरिया के। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर चेंजेस बढ़ता जाएगा, डेली का टेम्परेचर रेंज बढ़ता जाएगा डेली का। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, चाहे दिन हो या रात हो, इधर अप्रॉक्सीमेटली सेम टेम्परेचर रहता है और हाई रहता है बाकायदा इन एरियाज के। और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डेली का बढ़ता जाता है, और उसके बाद जो हमारा है इधर से कंपेरेटिवली कम रहता है इधर की तरफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारा लैटिट्यूड जो है वो इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे इंडिया के। अब दूसरी बात करते हैं एल्टीट्यूड। देखो एल्टीट्यूड में क्या है कि मोस्टली इधर वेस्टर्न घाट में कुछ है अपने वो पहाड़, हिली एरियाज, नॉट हिली एरियाज बोलेंगे उसको बोलेंगे छोटे छोटे पहाड़ हैं, और इधर ईस्टर्न घाट पे भी कुछ छोटे छोटे पहाड़ है। मेन अपना है इधर ग्रेटर हिमालयाज, ये पूरा एक्सटेंशन ग्रेटर हिमालयाज का इधर है। तो इस ग्रेटर हिमालयाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने क्लाइमेट पे। देखो क्या है, सबसे पहले तो एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है, तो इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ठंड लाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये हमको ठंड से बचाता है। इसके लिए तो थैंक यू है हिमालय सर, थैंक यू, आप बचाते हैं हमको। देखो कैसे बचाते हैं, होता क्या है कि इसके ऊपर देखो टेम्परेट जोन है, उसके ऊपर पोलर जोन है। तो सर्दी के दिनों में क्या है कि ये तिब्बत वाला एरिया इधर, उसके पीछे चाइना रशिया, वो काफी ठंड रहती है वहां, मतलब बहुत ज्यादा ठंड रहती है और काफी ठंडी हवाएं बहती हैं वहां पे। तो ये हमारे ग्रेटर हिमालय क्या करते हैं, ये एज अ ब्लॉकेज काम करते हैं, उधर की हवाओं को इधर नहीं आने देते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा, देखो एवरेज ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। ठीक है, तो ये उधर से हवाओं को इधर पास नहीं करने देता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो एरिया है इंडिया, ये सेफ रहता है उधर की ठंडी हवाओं से, जो काफी ठंडी होती है ठंड के दिनों में, उन हवाओं को बचा के रखता है, जिससे अपने प्लेन एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जरा बात करते हैं प्रेशर एंड विंड। इसको थोड़ा ध्यान से समझना यार, प्रेशर एंड विंड जो है ना, इसको जरा ध्यान से समझना। प्रेशर एंड विंड बहुत लोगों को डराता है, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि प्रेशर एंड विंड डराता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो तुमको मैं ये बता दूं कि जो अपना है ना एरिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, इधर जो है नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स बहती हैं। तो अभी कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या है कि जब हमारा अर्थ जो है ना वो रोटेशन में आता है, जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो अपने साइंस में क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसका होगा। तो जब अपना अर्थ रोटेट करता है, मान के चलो ये हमारा ग्लोब है, ऐसे रोटेट करता है अर्थ, ऐसे ही रोटेट करता है ना, उल्टा नहीं रोटेट करता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज में नहीं करता। तो अगर ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये अगर हम इसको इक्वेटर मान लें, तो इक्वेटर के ऊपर जो है, इधर जो है ये हवाएं राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, और इधर जो है वो हवाएं राइट की तरफ मुड़ती हैं। तो होता क्या है कि अपन जो है इक्वेटर के ऑलमोस्ट ऊपर पड़ते हैं, तो यहां से जो हवाएं ये इधर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये हवाएं इधर की तरफ कोरियोलिस फोर्स की तरफ वजह से मुड़नी शुरू हो जाती हैं।
और जो नीचे से जो हवाएं आती हैं वो कुछ इधर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बताया था कि जिधर भी हवा ज्यादा होगा वहां हाई फोर्स हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो इधर जो है, इधर कुछ ये और इधर शिफ्ट होता है। इधर एक मेडागास्कर आइलैंड है जो कि अफ्रीका के ठीक बगल में है। मैप में देखेंगे आप लोगों को दिखेगा, ऐसा ही एक शेप है मेडागास्कर आइलैंड का। मेडागास्कर आइलैंड के ईस्ट में ही ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कि मानसून विंड्स का फ्लो होता है। वो हम जरा बाद में बात करेंगे मैकेनिज्म पे। तो अपना कोरियोलिस फोर्स यही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक एपरेंट फोर्स क्रिएट होता है, जिससे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड वगैरह है वो लेफ्ट की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। बहुत आसान है, समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा जो है पचड़ा पड़ता है वो है अपना जेट स्ट्रीम। इससे भी लोगों को डर लगता है। तो देखो जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, और एक होता है ईस्टर्नली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का क्या रोल है कि देखो अपना जो वेस्ट वाला जेट स्ट्रीम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ बहते रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इस एरिया में अपने इंडिया के ये बहते रहता है। होता क्या है, और समर्स के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ समर में ये जो एरिया है ना ये इवैक्यूएट हो जाता है। ये देखो जेट स्ट्रीम जो है वो 12,000 मीटर के ऊपर बहती है। यह हवाएं 110 किलोमीटर से लेके 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेज हवाएं बहती हैं। और 12,000 मीटर काफी ऊंचा है यार। हिमालय का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो तकरीबन 9,000 मीटर, मतलब 8,800 मीटर के आसपास है। उससे भी ऊंची ये हवाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे अपना सन शिफ्ट होता है ना, तो समर में ये शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये हिमालय को क्रॉस करके इधर की तरफ बढ़ जाती हैं, ठीक है। इधर की तरफ ये हवाएं बढ़ जाती हैं जो अपना वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है। तो ये होता क्या है कि इसकी वजह से यहाँ अपना लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगता है। LPZ लो प्रेशर जोन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसी समय पे अपने जो दूसरी वाली जेट स्ट्रीम है वो इधर बहनी स्टार्ट हो जाती है। तो इधर एक बार फिर से ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट करने लगती है, ठीक है। तो इस वजह से, और जनरली समर्स में ही यहाँ ये लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही रोल ही है, मानसून को लाने के लिए इधर हमको लो प्रेशर जोन क्रिएट करना है और इधर हाई प्रेशर जोन क्रिएट करना है, ताकि मानसून भी एक टाइप की विंड है और मतलब विंड जो बहती है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन अब बहती है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत से बनाया था यार नक्शा, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी जुड़ता है, वो है अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है कि ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता है। ये कुछ ठंड के समय में ये होता है, विंटर सीजन में, जो वेस्ट की तरफ से हवाएं हैं, मेडिटेरेनियन सी जो है अपना यूरोप के साइड में, उधर से जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो बहनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर जोन क्रिएट होता है और उसकी वजह से अपना ओशियंस में साइक्लोन्स दिखते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन एरिया जो है वहीं से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और पंजाब वाले एरिया जो है ना, उसमें जो है हमें हल्की फुल्की बारिश देखने मिलती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब जरा बात ये तो हो गया हमारे फैक्टर्स जो कि इंपैक्ट डालते हैं इंडिया के क्लाइमेट पे। अब जरा बात करते हैं कि इंडियन मॉनसून का क्या रोल है, इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है। तो अब जरा बात करते हैं कि इंडियन मॉनसून जो है अपना उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडियन मॉनसून को फोर्स करती हैं इस मॉनसून विंड्स को इंडिया में एंटर करने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बहुत इजी है, जो कि हम पहले लेक्चर में बताए थे कि जो अपना डिफरेंस होता है ना लैंड और सी के टेम्परेचर का, मतलब दिन में ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो वो फ्लो में हेल्प करता है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ जो है कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ लैंड एंड सी। अब दूसरा चीज़ क्या है, एक होता है देखो ITCZ, ये इक्वेटर अगर कुछ इस तरह अराउंड में है ना, अगर मान लो ये इक्वेटर है तो इस रीजन में इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स और साउथ ईस्टर्न विंड्स आके कंबाइन होती हैं। तो दोनों हवाएं जब आके यहाँ कंबाइन होंगी ना, दोनों तरीके के विंड्स, तो ये लो प्रेशर जोन बन जाता है,
लो प्रेशर LPZ बन जाता है, ठीक है, ये लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो लो प्रेशर जोन बनने में क्या होता है कि अब रोल क्या होता है कि समर्स में जब सन की डायरेक्शन चेंज होती है तो यही ITCZ जो है ये ऊपर की ओर बढ़ के अपने इंडिया के इस एरिया में बन जाता है। ITCZ अपना ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहां शिफ्ट हो जाता है, तो इधर LPZ हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ITCZ का रोल। बता दिए ITCZ क्या होता है, जहां दो हवाएं आके मिलती हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन, और क्योंकि वहां साउदर्न और नॉर्दर्न विंड्स आके मिलती हैं तो उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब जरा ये क्या बना है, छोटा सा अपना मेडागास्कर आइलैंड है, इसी के ईस्ट से इस एरिया में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहीं से कुछ मानसून विंड्स बहनी शुरू होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे जरा बाद में। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेडागास्कर आइलैंड, इसके बगल में यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ पे HPZ क्रिएट होगा, तो HPZ क्रिएट होने की वजह से इधर की तरफ लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं बहेंगी, इसी को बोलते हैं मानसून विंड, ठीक है। अब ये अच्छी बात है, मानसून विंड हो गया। और क्या क्या चीजें हैं भाई जो लो प्रेशर जोन क्रिएट करने में मदद करती हैं। ये अपना मेडागास्कर आइलैंड, तुम कहाँ जा रहे हो, देखो तो अपना ये तिब्बत है। तिब्बत क्या है, पठार है यार, तो पठार है ना, तो ये गर्मी के दिनों में काफी गर्म हो जाता है, तो ये LPZ यहाँ भी क्रिएट कर दिया, ये पूरा एरिया तुम्हारा LPZ का होते जा रहा है। अब देखना यहाँ भी हिमालय का रोल आएगा मानसून रोकने में। होता क्या है कि जब यहाँ से हवाएं चली मानसून की, तो यहाँ अपना हिमालय जो है ना ब्लॉकेज लगा देता है ताकि ये हवाएं उधर ना जा पाए, ठीक है, तिब्बत की तरफ ना जा पाए। अगर ये हिमालय नहीं होता तो चाइना में बारिश होती, इंडिया में नहीं, ठीक है। तो हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने क्लाइमेट पे, इंडिया के क्लाइमेट पे। तो अब जरा बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया। अब इससे पहले मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम जो मूव करता है ऊपर, वहां से कैसे LPZ क्रिएट होता है। यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम रहता है वो इस एरिया को खाली करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ क्रिएट हो जाता है अपना लो प्रेशर जोन, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब जरा बात करते हैं एक और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, एक है साउदर्न ऑसिलेशंस क्या होता है और दूसरा है उसी से रिलेटेड है एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, या एल नीनो इफेक्ट इसको लोग बोलते हैं, कोई कोई लोग अल नीनो ही बोलते हैं। तो एल नीनो या अल नीनो जो भी आपको प्रोनाउंशिएट करना है अपने हिसाब से कर लो, आपको समझ आना चाहिए कि ये इफेक्ट है क्या। इससे बहुत लोग डरते हैं, तो देखो इसको जरा क्लियर करते हैं। डरते क्यों, कि ये थोड़ा इंडिया को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली टारगेट करता है। होता क्या है कि अपना इधर एक ऑस्ट्रेलिया है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके बगल में इधर ताहिती है, ताहिती। अब इस एरिया में क्या है कि साउदर्न जो है ना, साउदर्न ऑसिलेशन होता है, इसी एरिया में होता है साउदर्न। इधर कोई डार्विन है, ये ताहिती है, इन दोनों के बीच में साउदर्न ऑसिलेशन होता है। साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है कि जनरली क्या होता है इन नॉर्मल कंडीशंस, अपना ये इंडियन ओशन पूरा यहां तक फैला हुआ है, तो इंडियन ओशन जो है इसमें लो प्रेशर जोन रहता है, LPZ रहता है, ठीक है। और अपना इधर पैसिफिक ओशियन है, ये हो गया पैसिफिक ओशियन, इधर है अपना इंडियन ओशन। तो पैसिफिक ओशियन में HPZ रहता है, हाई प्रेशर जोन रहता है। लेकिन साउदर्न ऑसिलेशन क्या करता है कि इसको इंटरचेंज कर देता है, इधर LPZ बन गया और इधर HPZ बन जाता है। तो देखो साउदर्न ऑसिलेशन इंपैक्ट कैसे डालता है। अब डेफिनेशन एग्जैक्ट यार पढ़ लेना NCERT से, डेफिनेशंस मैटर नहीं करते हैं, वो मार्क्स दिला सकते हैं, नॉलेज चाहिए, नॉलेज ज्यादा जरूरी है मार्क्स के लिए। तो फिर JEE मेंस, क्लैट और UPSC ये सब है, वहां मार्क्स के लिए पढ़ना ना, अभी थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लो। तो देखो ये हो गया अपना साउदर्न ऑसिलेशन का इंपैक्ट। अब होता क्या है कि अगर ताहिती और डार्विन ये दो प्लेस है ना, इन दोनों के बीच में जब हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो निगेटिव आ गया, ताहिती और डार्विन के बीच का प्रेशर डिफरेंस अगर निगेटिव है, तो फिर समझो कि अपने यहाँ मानसून देर से आएगा, अपने यहाँ इंडिया में मानसून डिले करेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो है अपना मानसून को कैलकुलेट करते हैं। एल नीनो इफेक्ट का भी उसमें रोल है। अब जरा ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर ये डिफरेंस निगेटिव होता है तो मानसून डिले हो जाएगा। अब जरा डिस्कस करते हैं इसी के साथ साथ, इसी में एल नीनो इफेक्ट का भी रोल है। एल नीनो इफेक्ट क्या करता है कि यहां जो पेरू है ना, पेरू में जो हवाएं बहती हैं उसके ओशन में इधर ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट पैसिफिक ओशियन में पेरू देश के किनारे
पेरुवियन करंट बोलते हैं उसको, पेरुवियन करंट, ठीक है, पेरुवियन करंट। ये होता क्या है कि वहां पे गर्म हवाएं चल रही होती हैं, एलपीजेड रहता है, लेकिन एल निनो इफेक्ट क्या करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है कोल्ड करंट में। वहां जो विंड बह रही होती है, गर्म हवा बह रहती है, उसको कन्वर्ट कर देता है कोल्ड करंट में, जिसकी वजह से वहां एचपीजेड क्रिएट हो जाता है और फिर अपना एल निनो इफेक्ट की वजह से अपना मॉनसून जो है वो डिले करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यही है एल निनो इफेक्ट। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है इसमें, बस एक गर्म हवा रहती है, उसको कन्वर्ट कर देता है ठंडी हवा में, उसी को बोलते हैं एल निनो इफेक्ट। अब ये एल निनो इफेक्ट जो है अपना असर जो है ना हर 2, 5, 7 साल पे एक बार दिखाते रहता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कई बार सूखा वूखा भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये है अपना मैकेनिज्म। लो प्रेशर जोन कैसे कैसे क्रिएट होता है, देखो ITCZ इधर ट्रांसफर हो गया, उसके बाद इधर तिब्बतियन जो प्लेटू है ये गर्म हो जाता है, जेट स्ट्रीम जो है वो अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है और यहाँ जो है जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है बजाय ओशन के। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ से भाई इधर HPZ रहता है हाई प्रेशर जोन। अब यहाँ से हवा कहती है कि अब मेरा मूड यहाँ से भर रहा है, भाई बहुत प्रेशर है, हाई प्रेशर है, अब हमको जाने दो लो प्रेशर जोन की तरफ, वहां स्पेस खाली है फिल करने। तो यहाँ से अपना मॉनसून विंड्स चलना शुरू करती है। तो अब जरा बात करते हैं कि ऑनसेट और विथड्रॉल ऑफ मॉनसून क्या होता है, ठीक है। ये अपना एरिया क्रिएट हो गया, समझ गए, साउदर्न ऑसिलेशन और एल निनो इफेक्ट। अगर कोई भी कहीं, इसी को कंबाइनली ENSO भी बोलते हैं, ENSO, एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, इसको ENSO बोलते हैं। अगर कोई डाउट है यार टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और वहां से कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो उसको पूछो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि HPZ जो है अपना HPZ, वहां पे आपको नोट्स वगैरह भी कोशिश करूंगा मैं प्रोवाइड कराने। यहां से हवाएं चलनी शुरू हुई, मॉनसून विंड्स, भाई ये भी हवा है, हवा HPZ से LPZ जाएगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। तो ये अपना यहां तक तो बहुत बढ़िया एक साथ चलती है। यहां से ये जो है ना 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, एक अरेबियन, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 2 मॉनसून में एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली गई, एक अरेबियन सी से इंटर करती है, ये अपना केरला से इंटर करता है और ये इधर अपना मेघालय से इंटर करता है। कहीं तो इधर मेघालय है, उधर ही से इंटर करता है, ठीक है, मेघालय से इंटर करेगा और ये अपना केरला से इंटर करता है। 1 जून को ये केरला में इंटर कर जाता है, 1 जून तक केरला में ये इंटर कर जाता है, 10 जून तक महाराष्ट्र, उसके बाद कुल मिला के 29 जून के आसपास जो है इधर वाली जो हवा है वो असम में घूमते फिरते, असम में घुसने के बाद क्या होता है, अब यहाँ से तो देखो इधर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि इधर भी हिमालय रेंज है और यहाँ 3 जो है ना वो पहाड़ी है, वो 3 तरफ से इसको घेरे रहता है। वो है गैरो, जैंतानिया और एक और है जायरो, जैंतानिया और गारू, 3 पहाड़ी है जो कि इसको घेरे रहता है। और ये ठीक इसी के पास मौसिन राम है, इसी वजह से ना यहाँ काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि देखो मॉनसून विंड जो है अगर ये चला तो ये तभी बारिश होगा जब ये इसको कोई ब्लॉकेज मिलेगा, कोई इसको रोकेगा, ठीक है। और कोई नहीं रोकेगा तो ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा, रोकेगा तो वहां फिर वो कंडेंस होगा, भारी होगा और उसके बाद वो वाटर वेपर जो है वो गैस से वाटर के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा और बारिश हो जाएगी, ठीक है, ठंडा होने के बाद। लेकिन अगर कोई ब्लॉकेज ही नहीं मिलेगा तो वो तो बहता चला जाएगा ना। इसी वजह से मौसिन राम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि 3 तरफ से देखो, 3 तरफ से तो ये पहाड़ी से घिर गया, ठीक है, और एक ही एरिया है इधर से जाने का, तो इधर से घुसने को तो घुस गया मॉनसून विंड और उसके बाद इसी में फंस के रह जाता है। फंस के रहने की वजह से बहुत वर्षा होती है, यहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है। इस वजह से ये वेटेस्ट, इसको बोलते हैं वेटेस्ट लैंड ऑन अर्थ, वेटेस्ट लैंड है ये, सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से फिर घूमते घुमाते किसी तरीके से निकल के 29 जून के आसपास दिल्ली, जुलाई में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बाकी जगहों पे बारिश होती है। उसके बाद जो है अपना पूरा जून से लेके सितंबर तक, जून से लेके मिड सितंबर तक वर्षा होने के बाद, बारिश होने के बाद अब ये लौटना शुरू करती है। तो ये लौटती है कुछ इस रास्ते, ठीक है, इस रास्ते लौटती है। तो लौटते समय इसको रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं।
और रिट्रीटिंग मानसून जो है ना, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्रा, इन सारे एरिया, पुडुचेरी, इसमें ज्यादा बारिश देखने को मिलता है रिट्रीटिंग मानसून से। तो अब देखो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर ये जो थार का एरिया है, इधर बारिश क्यों नहीं होती, इधर सूखा क्यों रहता है, कम बारिश क्यों होती है। और उसके अलावा मौसिनराम में मैंने डिस्कस कर लिया, इसको जरा और अच्छे से देखेंगे कि क्यों भाई ज्यादा बारिश होती है। और एक दो और चीजें, मैंगो शावर क्या होता है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, होप करता हूँ कि पसंद आया होगा वीडियो, समझ में आ रही होगी चीजें। अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, वहाँ पर्सनली कांटेक्ट करो, पर्सनल असिस्टेंस वहाँ प्रोवाइड करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहली वीडियो की भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं देखा तो जाओ रिपीट देख के आओ, अगर देख भी लिया फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।